स्वागत है आपको एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो भाषा बोली लिपि से संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे संबंधित सवाल जो है वो केबीएस में, डी ट्रिपल एस बी में और एनबीएस में, टीजीटी में, पीजीटी में, सभी परीक्षाओं में जो है इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो आपको पहले सवाल में ये बताना है कि भाषा की 4 विशेषता दी है, इसमें से जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। ए कह रहा है भाषा परिवर्तनशील होती है, बी कह रहा है कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है, सी कह रहा है कि भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और डी कहता है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें से जो गलत विकल्प है उसका आपको चुनाव करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर पहले में देखा जाए तो जो गलत विकल्प है वो विकल्प बी है, ये आपका इसमें विकल्प गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है बल्कि एक तरह की सामाजिक संपत्ति होती है और भाषा परिवर्तनशील है और इसको हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि टकसाली भाषा कहते हैं। आपको बताना है कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं। ए कह रहा है संस्कृतिष्ठ भाषा को, बी कह रहा है ग्रामीण भाषा को, सी कह रहा है परिनिष्ठ भाषा को और डी कह रहा है कृत्रिम भाषा को। तो आपको बताना है कि टकसाली जो है वो भाषा किसे कहते हैं। तो टकसाली भाषा जो है वो परिनिष्ठ या परिनिष्ठित भाषा को जो है वो टकसाली कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपके दूसरे सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किस राज्य में हुआ। ए कह रहा है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी कह रहा है गुजरात में। तो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात राज्य में मिलता है और यहाँ जो है राजा जयभट्ट के शिलालेख में हमें देखने को यह जो है वो मिलता है। सवाल नंबर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। आपको चौथे सवाल का उत्तर बताना है कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। ए कह रहा है सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, बी कह रहा है कि उच्च शिक्षा व 2 भाषाओं पर अधिकार, सी कह रहा है उत्सुकता की भावना और डी कह रहा है कि भावुक व चंचल व्यक्ति। तो आपको बताना है कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो रिपोर्टर बनने के लिए सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार होना अनिवार्य होता है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। सवाल नंबर 5वां देखते हैं। 5वां कह रहा है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो 5वें में आपको बताना है कि किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी महात्मा गांधी, सी काका कालेलकर और डी विनोबा भावे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए सुनीति कुमार चटर्जी ने सुझाव दिया था। सवाल नंबर 6वां कह रहा है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है। तो 6वें में आपको बताना है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है। ए केंद्रीय हिंदी संस्थान, बी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी वैज्ञानिक एवं शब्दावली आयोग और डी राजभाषा अनुभाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। विकल्प सी जो है उत्तर इसका 6वें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। ए तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर बी गिरी ने, डी तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी जत्ती ने। तो आपको ये बताना है कि जो लिपि सुधार समिति की बैठक जो है 28-29 नवंबर 1953 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा
सातवें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो आपको 8वीं में ही बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ए देववाणी से, बी खरोष्ठी से, सी ब्राह्मी से और डी सिंधु लिपि से। तो 8वें का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ब्राह्मी लिपि से। सवाल नंबर 9वां क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो 9वें में आपको ये बताना है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए हेमचंद, बी कामता प्रसाद गुरु, सी किशोरीदास बाजपेयी और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो जो 9वां सवाल है इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा किशोरीदास बाजपेयी। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345 और डी अनुच्छेद 346। तो 10वें का उत्तर आपको देना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये जो है आपका विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में वर्णित है। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए कह रहे बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी आयंगर, सी बाल गंगाधर खेर और डी कह रहा है काका साहब कालेलकर। तो आपको बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। विकल्प सी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा 11 का। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? सवाल नंबर 12 में आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली और डी बांगरू। तो 12 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली मानी जाती है। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए कह रहा है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी, सी नागरी अपभ्रंश और डी मागधी। तो 13 में आपको बताना है कि हरियाणी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित है। तो ये पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। विकल्प ए जो है वो 13 का उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 14 कह रहा है मगही किस उपभाषा की बोली है? 14 में आपको बताना है कि मगही जो है वो किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी और डी बिहारी। तो 14 में आपको बताना है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। इसके अंदर कुल 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ए कह रहा है रूप रचना, बी ध्वनि, सी इतिहास और डी अर्थ। 15 नंबर सवाल का उत्तर भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आधार रूप रचना है। विकल्प ए जो है वो 15 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 कह रहा है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। आपको बताना है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ए अर्धमागधी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी सौरसेनी अपभ्रंश और डी ब्राह्मण अपभ्रंश। तो 16 का उत्तर आपको बताना है। तो भोजपुरी की उत्पत्ति जो है वो बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? आपको बताना है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी और डी पैसाची। 17 का उत्तर देना है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सौरसेनी। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपवर्ग भाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी और डी पहाड़ी। 18 का उत्तर देना है।
तो ये जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। आपको बताना है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ए काका कालेलकर, बी श्रीनिवास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी आचार्य नरेंद्र देव। 19 का उत्तर आपको बताना है, तो 19 का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, काका कालेलकर। सवाल नंबर 20 कह रहा है हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। 20 में बताना है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। ए कामता प्रसाद गुरु, बी रामचंद्र वर्मा, सी भोलानाथ तिवारी और डी किशोरीदास वाजपेयी। तो 20वें सवाल का उत्तर बताना है। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। तो आपको भाषा की प्रकृति प्रमुख जो है वो बतानी है। ए सरलता से क्लिष्टता की ओर, बी जटिलता से सरलता की ओर, सी भावों से विचारों की ओर और डी विचारों से भावों की ओर। तो भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति आपको इसमें जो है वो भाषा की प्रमुख जो प्रकृति है वो आपको बतानी है। तो भाषा की जो प्रकृति है वो होता है जटिलता से सरलता की ओर। विकल्प बी जो है वो 21 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। 22 में आपको बताना है कि कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। ए बंगला, बी पंजाबी, सी मराठी और डी गुजराती। 22 का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बताना है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। ए कह रहा है 15 अगस्त 1947, बी कह रहा है 26 जनवरी 1950, सी कह रहा है 14 सितंबर 1949 और डी कह रहा है कि 14 सितंबर 1950। तो आपको बताना है कि हिंदी को राजभाषा का बनाने का निर्णय लिया गया था। तो 23 का उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि बघेली बोली संबंध किस उपभाषा से है। तो आपको बघेली बोली का संबंध जो है बताना है कि किस उपभाषा से है। ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी और डी पश्चिमी हिंदी। तो 24 का उत्तर आपको देना है कि बघेली का संबंध जो है वो किस उपभाषा से है। तो इसका संबंध जो है वो पूर्वी हिंदी से है। विकल्प बी जो है वो 24 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्रदान करने पर हो जाती है। ए कह रहा है दुरूह, बी सरल, सी भावपूर्ण और डी सरस। तो 25 का उत्तर देना है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्रदान करने पर क्या होती है। दुरूह, सरल, भावपूर्ण या सरस। तो 25 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वह सरल हो जाती है। सवाल नंबर 26 कह रहा उकार बहुला बोली मानी जाती है। 26 में आपको बताना है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है। ए अवधी, बी भोजपुरी, सी बघेली और डी छत्तीसगढ़ी। तो 26 का उत्तर आपको देना है। तो उकार बहुला जो है वो छत्तीसगढ़ी मानी जाती है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 कह रहा है पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। आपको बताना है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। ए 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, बी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक, सी कह रहा है कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक और डी कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईसा से 500 ईस्वी तक। तो 27 का उत्तर आपको बताना है। तो 27 का उत्तर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। विकल्प बी जो है उत्तर 27 का सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। आपको 28 में बताना है कि कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है। ए कह रहा है इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। बी कह रहा है इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। सी कह रहा है कि इसमें सिररेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और डी कह रहा है कि विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी लिपियों और खरोष्टी की लिपि की जो है खरोष्टी की समकालीन है। तो आपको बताना कि कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है। तो पहली विशेषता है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, लेकिन चौथी विशेषता नहीं है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। आपको बताना है कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। ए चित्रलिपि, बी केलाक्षर लिपि, सी अरमाइक लिपि और डी ब्राह्मी लिपि। तो 29 का उत्तर आपको देना है। तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से मानी जाती है। विकल्प सी जो है 29 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 कह रहा है कौरवी किस बोली को कहते हैं। सवाल का जवाब देना है, कौरवी किस बोली को कहते हैं। ए मारवाड़ी, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी छत्तीसगढ़ी। तो कौरवी जो है वो खड़ी बोली का ही एक दूसरा नाम है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।